हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस 7 जनवरी का हम शुरू करेंगे, जिसमें 5 आर्टिकल्स को लेंगे। पहला है पंचरिंग टाइज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूएस के ऊपर जो स्पाई बलून था ना, जो बस्ट हो चुका है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, काफी इन्फॉर्मेटिव है। दूसरा एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, जिसमें पैसिव एथनेशिया पे जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था, उसके वाले से आर्टिकल लिखा गया है। तीसरा है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन अडोलसेंट इंडिया, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके काफी जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जो अभी तक के जो इंस्टेंसेस हुए हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। तीसरा जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस, जिसमें जो वीडीजीज बनाए गए जम्मू में, उसके ऊपर एक आर्टिकल है कि कैसा उनका काम अभी तक रहा, क्या गवर्नेंस करने की जरूरत है और क्या अब चीजें हम देख सकते हैं, वो है। और द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क इज अनमेट, और जो मनरेगा के ऊपर तो कोई भी आर्टिकल आ जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, वो इंपॉर्टेंट होती है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के। तो ये पांचों ही आर्टिकल्स का अपना अपना कवरेज है, जो हम बाद में समझ पाएंगे। अच्छा, तो ये 2 आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, आप चाहें तो हिंदू की वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचरिंग टाइज में ये मेंशन कर रहे हैं कि जो यूएस के ऊपर जो स्पाई बलून था चाइना का, जो फाइनली बस्ट हो चुका है, और ये हीलियम फिल्ड बलून था, और हम जानते हैं कि इतनी हाइट पे जो बलून उड़ रहा है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, दैट इज हीलियम फिल्ड बलून। ये हम सब जानते हैं, जानना भी चाहिए। उसके आसपास सोलर पैनल्स लगे हुए थे, साथ ही साथ उसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या थे, कैमरा, रडार, सेंसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और एंड ऐसी कोई चीजें और भी। सो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, एज इन साइंस में क्या समझने वाली बात है कि इसमें कौन सी गैस होती है, कितनी हाइट पे वो उड़ता है, क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बलून के ऊपर। और आईआर में तो इंपॉर्टेंट है ही कि ऐसा क्यों हुआ। ये कोई घटना, सिर्फ ऐसी घटना नहीं पूछी जाएगी, पर जो रिलेशनशिप से लेकर के जो सवाल बनते हैं, उनमें इसको आप मेंशन कर सकते हैं जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर के। तो ये न्यूज पहले भी आ चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ये हिंदू के ही आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें मेंशन किया गया है कि पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसी घटना, ये घटना नई नहीं है। तो बलून के लिए देखते हैं कि जो बलून के लिए आप देखिए हाइट जो है ना, जहां पे उड़ता है ये, हाउ हाई डू दे फ्लाई, तो 80,000 फीट से लेकर के 1,20,000 फीट की डिस्टेंस में उड़ता है। इसका मतलब कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट की जो हाइट है, जहां वो 65,000 तक उड़ते हैं, कमर्शियल एयरलाइंस 40,000 तक उड़ते हैं, इनसे भी ऊपर उड़ने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। हीलियम फिल्ड बलून है और सोलर पैनल्स में लगे होते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट। नाउ थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर ले, तो ये फिर जो अभी की बात है, ये मोन्टाना पे उड़ रहा था, और साथ ही साथ एक और जो पास की एक और स्टेट है, उसमें भी यूएस में उड़ रहा था, और फाइनली उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसको पंचर कर दिया। द पॉइंट इज दिस कि हिस्टोरिकल यूज में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जापानीज मिलिट्री ट्राई टू लॉफ्ट इंसेंडिनरी बॉम्ब्स इनटू यूएस टेरिटरी यूजिंग बलून। तो ये ऐसा पहले जापान कर चुका है वर्ल्ड वॉर टू में। और साथ ही साथ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यूएस लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ बलून्स टू गैदर इंटेलिजेंस ऑन द सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो यूएस भी कर चुका है, मैंने लिखा भी था उस आर्टिकल में कि हिस्ट्री रिपीटेड, कि अभी रिसेंट जो हिस्ट्री हुई वो रिपीट हुई है। जो यूएस ने पहले करा, या फिर जाकर आप देखिए जापान कर चुका है, तो उस केस में दोबारा ऐसा हुआ है। ठीक है, नाउ अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से। तो ये जो घटना है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस को क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि यूएस और चाइना के रिलेशनशिप प्रेजेंटली, अगर आप देखें इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं है प्रेजेंटली। और यूएस का जो इंस्टेंस है चाइना को लेकर थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में कवरेज लेते हैं, तो पता होगा कि यूएस का जो इंस्टेंस है वो चाइना को लेकर इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी प्रेजेंट के लिए जो चाइना का जो कंसंट्रेशन है वो रशिया पे ज्यादा देखा जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर जो अगर आप देखें, प्रेजेंटली 1 साल से ऊपर हो चुका है, यूएस यूक्रेन की वॉर का कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आया है। अगर रशिया यूक्रेन में सक्सेसफुल हो जाता, हुआ नहीं है, और आगे उम्मीद क्या है देखते हैं, तो अगर हो जाता तो चाइना फिर ताइवान को देखता कि वो भी उसके ऊपर ऐसे ही इन्वेड करके उसको अपने मिलाने की कोशिश करता। और यूएस ने कहा था कि अगर चाइना ताइवान पे ऐसे करेगा तो मैं इस पे इंटरवीन कर सकता हूं। तो यूएस ने ऐसा क्लेम किया था, अभी पहले की न्यूज है। तो इस सिचुएशन में चाइना रशिया ही एक ऐसे अलाय हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, जो फिलहाल के लिए एक बड़ी पावर बनना चाहने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। और यूएस इस चीज को नेगेट करने के लिए इंटरवीन जरूर करता है, जैसे कि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है इस वॉर में जो चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में। तो इन चीजों को चलते हुए एक तरीके का डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट करता है ये स्पाई बलून। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि
उनके जो यूएस सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी विजिट भी रद्द हो गई। तो क्योंकि ऑल्दो चाइना ने इसको डिनाई किया है कि उस बलून का जो स्पेसिफिकेशन सिर्फ सिविलियन था, ऐसा कुछ नहीं था कि स्पाई बलून नहीं था, पर फिर भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा। यूएस ने उसको फाइनली बस्ट कर दिया और इसके हवाले से एक और तरीके का इनडायरेक्ट हिडन एजेंडा क्रिएट हो गया है। ठीक है, the US has seen the deployment of what it called a surveillance balloon on the eye of the blinking visit deep into its airspace as a grave provocation. One, it pointed out that Beijing too would not have tolerated. मतलब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा उनके साथ भी होता तो वो टॉलरेट नहीं करते। और फाइनली पहले तो उन पे क्वेश्चन भी उठ रहा था कि आप इसको गिरा क्यों नहीं रहे हो अगर ये ऐसा उड़ रहा है तो लेकिन फाइनली उन्होंने उसको बस्ट कर दिया क्योंकि उनको दूसरा सेम बैलून किसी और स्टेट के ऊपर भी मिला था। जैसे कि इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमें कि ऐसा पहले भी हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी सेम चीज हुई थी, और साथ ही साथ जापान के ऊपर और अंडमान आइलैंड जो हमारा इंडिया का आइलैंड है उसके ऊपर भी ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तो ये कोई घटना नई नहीं है। तो मतलब ये दोबारा हो भी सकती है या ऐसा होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी आजकल बनी हुई है, वॉर लाइक सिचुएशन, उसके लिए ये चीजें जो हो रही हैं ये उसमें एड ऑन करती हैं शायद। New Delhi and Tokyo may now be prompted to reassure how they handle such intrusions in the future। अब समझने वाली बात ये है, जो आर्टिकल कहता है, स्पेशलिस्ट कैबिनेट को लिखा है, वो कहते हैं इस तरह का इंट्रूजन अगर इंडिया और टोक्यो पे होगा तो आगे उसको कैसे वो हैंडल करेंगे। वैसे आज ही यूएन के हेड ने बोला है, न्यूज आई थी कि जो सिचुएशन बन रही है वो डर रहे हैं इस बात से कि वो एक बड़ी वॉर की तरफ रुख जा रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की का जो मैटर चल रहा है ये वॉर का, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकलता दिखता है और चीजें और खराब होती दिख रही है। स्पाई बलून छोड़े जा रहे हैं, ये सब चीजें थोड़ी सी डराने वाली हैं। इट इज कंसीवेबल दैट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बी अलाउड द बलून टू क्वाइटली ड्रिफ्ट अवे। ऐसा हो सकता था कि उसको वो अवॉइड कर देते या जाने देते, इट हैड इट नॉट बीन स्पॉटेड इन मोंटाना। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेस इंटेंस क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने कहा उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप इसको नीचे क्यों नहीं गिरा रहे हो, शूट डाउन करना चाहिए, और फाइनली उनको करना ही पड़ा। इन इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग कैंसलिंग द ब्लिंकन्स विजिट, और इसके साथ साथ जो हॉट बटन इशू दब गया है यूएस पॉलिटिक्स को लेकर के चाइना के हवाले से, वो भी एक नई चीज, एक नया डायमेंशन ले सकता है। दिस डेवलपमेंट हैज कंस्ट्रेन्ड हाउ अ की रिलेशनशिप इज मैनेज। समझ में आ रहा है कि की जो रिलेशनशिप है इन दो देशों के बीच में वो किस तरह से मैनेज हो रहा है अभी तक। In 2001, US and China were able to dial down tensions after a collision between US spy plane। ऐसा 2001 में भी हुआ था जहां पर टेंशन को नीचे मेल्ट डाउन किया गया था जब यूएस स्पाई प्लेन चाइना के ऊपर एंड चाइना फाइटर जेट हैनान जो है हैनान के ऊपर ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था यूएस को लेकर के। तो वहां पे भी इस एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। इन 2001 द यूएस एंड चाइना वर एबल टू डायल डाउन टेंशंस आफ्टर अ कोलिजन, एक भिड़ंत हुई बिटवीन यूएस स्पाई प्लेन एंड अ चाइनीज फाइटर जेट ओवर हैनान आइलैंड इन चाइना। ऐसा जो हैनान आइलैंड है उसके ऊपर यूएस का स्पाई प्लेन भिड़ा, किससे? चाइनीज फाइटर जेट से। तो ऐसी सिचुएशन 2001 में हो चुकी है पर टेंशन कम हो गई थी। शुड अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज, दोबारा होगा क्या? पर्टिकुलरली अगेंस्ट द चार्ज्ड बैकड्रॉप ऑफ एन इंटेंसिफाइंग राइवलरी मसल फ्लेक्सिंग ओवर ताइवान। जैसे मैंने कहा ताइवान को लेकर के वैसे भी टेंशन है क्योंकि चाइना उसे अपने में, चाइना की तो पॉलिसी रही है कि जितने आसपास के छोटे आइलैंड कंट्रीज सब उसके मिल जाए। तो इसकी ये जो पॉलिसी है बहुत सालों से है, तो उसको लेकर क्या डिफिकल्टी बढ़ सकती है, क्या माहौल थोड़ा और हीटअप हो सकता है, इस बात की ओर ये आर्टिकल कहता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले 2018 का वर्डिक्ट था पैसिव एथुनेशिया को अलाउ करते हुए, उसके ऊपर काफी काफी चीजें मेंशन की थी लोगों ने, उसको एक्सप्लेन करने की बात बोली गई थी या बोला गया था कि सेफ गार्ड ठीक नहीं है, काफी चीजें बोली गई थी। क्योंकि किसी की जिंदगी को खत्म करने के लिए क्या है, ए राइट टू बी डिग्निफाइड डेथ एक किसी भी पेशेंट का अधिकार है, तो उसको लेकर के काफी चीजें उठी थी। तो अब जो उनका जो न्यू रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उसको ज्यादा ही कुछ अच्छे से कहना चाहिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स कर दिया है, डेलीगेशन ऑफ वेरिफिकेशन के ऊपर आगे ले गए हैं। इसका मतलब है वो कहना चाहते हैं कि जो चीजें पहले ऑब्स्टेकल की तरह बन रही थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफी क्लियर कर दिया है। So when the Supreme Court granted legal status to the concept of advanced medical directives in 2018 and allowed passive euthanasia,
Subject to stringent safeguards, it was seen as a vital recognition of both patients' autonomy over the end of life decision. So उन्होंने कहा था कि कुछ stringent safeguards थे जो कि एक वाइटल जो एक रिकॉग्निशन की तरह जरूरी थे पेशेंट की तरफ से और जो उसके रिलेटिव्स की तरफ से क्योंकि ये जो राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ है ये एक पेशेंट का राइट है उसको ध्यान में रखते हुए लेकिन जो जो उनके ऑब्स्टिकल्स थे वो कुछ चेंज करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है वो क्या है उन्होंने मेंशन किया कि instead of a magistrate, it is enough if the notary or the officer is satisfied that the document is executed voluntarily without coercion or inducement. मतलब अगर कोई मजिस्ट्रेट नहीं है तो नोटरी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी सफाइस करेगा इस बात को मेंशन करने के लिए कि जो ये एग्जीक्यूशन किया जा रहा है पैसिव एथनेशिया का वो वॉलंटरली है और कोअर्शन नहीं है साथ ही साथ इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट बीइंग tasked with informing family members about the document in case they are not present in the time of its being executed the onus is now on the persons themselves to hand over a copy of the advance directive to the guardians or close relative named in it तो वो कह रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट नहीं भी है अगर वो इन्फॉर्म नहीं भी किया जाता है इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट बीइंग टास्क विद इन्फॉर्मिंग फैमिली मेंबर्स अबाउट द डॉक्यूमेंट इन केस दे आर नॉट प्रेजेंट अगर प्रेजेंट नहीं भी है इनके फैमिली मेंबर्स और डॉक्यूमेंट किया जाता है तो द ओनस इज नॉट नाउ ऑन द पर्सन वो पर्सन के ऊपर ओनस नहीं जाएगी कि उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि उसने कॉपी को हैंड ओवर नहीं किया ऑफ द एडवांस डायरेक्टिव टू द गार्जियंस और क्लोज रिलेटिव नेम भी नहीं क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि नोटरी का डॉक्यूमेंट भी सफिशिएंट होगा ऐसा नहीं है कि अब उसमें क्योंकि पहले कुछ ऐसी हर्डल्स थे जिससे कोई भी फंस सकता था कि डॉक्यूमेंट किसने दिया कौन प्रेजेंट था कौन प्रेजेंट नहीं था तो वो सारे कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है इस डिसीजन ने एज वेल एज द फैमिली फिजिशियन मतलब फैमिली फिजिशियन की भी ओनस नहीं रहेगी डॉक्यूमेंट में अगर आ गया है तो उसको नोटरी के डॉक्यूमेंट के बाद अगर उसमें लिखा है कि वॉलंटरली है कोअर्शन नहीं है किसी के दबाव में नहीं हो रहा है सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इट मे ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स ठीक है नाउ नई गाइडलाइंस क्या उसको थोड़ा और लिबरेट करके मेंशन करते हैं रिक्वायर्स क्या रिक्वायर करता है ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है हॉस्पिटल इटसेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमरी मेडिकल बोर्ड एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाएगा अस्पताल टू सर्टिफाई वेदर द इंस्ट्रक्शंस ऑन द रिफ्यूजल और विड्रॉ ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी कैरिड आउट की सर्टिफाई भी करेगा कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑन रिफ्यूजल और विड्रॉ ऑफ ट्रीटमेंट कि ये होना है या नहीं होना है ठीक है तो एक इंस्ट्रक्शंस क्लियर किए करे जाएंगे उस बोर्ड के द्वारा कि रिफ्यूजल है या विड्रॉ ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी कैरिड करना है या नहीं करना है ठीक है तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा ना ये द हॉस्पिटल शुड ऑल्सो फॉर्म अ सेकेंडरी बोर्ड अस्पताल एक सेकेंडरी बोर्ड भी बना सकता है इंक्लूडिंग अ डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर ठीक है तो प्रोसेस है पूरा का पूरा हमें इसमें से क्या समझना है इस आर्टिकल को अगर हम जब पढ़ते हैं टाइम लगा करके तो समझ क्या रहे हैं इसमें कि जो पैसिव एथनेशिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर दिया है साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट नहीं लिखने को आएगा आपके मेंस में अगर आता भी है तो ये ट्रीटमेंट नहीं लिखने का कि कौन प्रेजेंट रहेगा कौन प्रेजेंट पर फिर भी बेसिक फाइंडिंग्स हमको पता होनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा था पहले क्या था और अब क्या है पता होना चाहिए और जो कि मेडिकल वाले जो जो केसेस होते हैं जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं मेंस में सोशल इश्यूज से भी इसको पूछा जाता है उसके बाद उसके लिहाज से हमको पता होना चाहिए ठीक है और न्यू गाइडलाइंस ये भी मेंशन करती हैं ऑल्सो स्पेल आउट द एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन of those to being included in the medical boards which such guidelines are useful and necessary to implement the concept of living will तो जो चीजें मेंशन की जा रही हैं मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो कॉन्सेप्ट क्या होगा लिविंग विल का कॉन्सेप्ट होगा एंड एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स इट इज टाइम पार्लियामेंट केम आउट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ सो ये सारी चीजें आप जब भी डिटेल में जाएं तो बेसिक चीज समझ लें कि वो क्या कहना चाहे तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एक बोर्ड बन सकेगा नोटरी का डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट होगा ओनस सिर्फ उनके उनके जो मेंबर्स होंगे फैमिली की उसके ऊपर नहीं होगी ना ही ओनस आपके जो मजिस्ट्रेट के ऊपर सॉरी मेंबर्स के ऊपर भी नहीं होगी साथ ही साथ फैमिली फिजिशियन पे भी नहीं होगी ओनस किसी पे नहीं डालनी है एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो गया बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया लिविंग विल बन गई तो उसके बाद जो भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाएगी पार्लियामेंट उसके हिसाब से इस पैसिव एथनेशिया को एग्जीक्यूट किया जा सकता है ये समझने वाली बात है ठीक है नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क इज अनमेट क्योंकि पहले भी ऐसे आर्टिकल बहुत सारे आए हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि मनरेगा की स्कीम में अब क्या हो रहा है कि जितना काम मांगा जा रहा है उतना काम लोगों को मिल नहीं रहा है पहली बात दूसरी बात ये कि जो इसके साथ ही साथ जो बजट है इस साल का उसमें मनरेगा में कटौती की गई है
काम लोग ज्यादा मांग रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, समझिएगा जो एनालिसिस कहती है वो ये है, आर्टिकल में भी ये चीज मेंशन है, डिमांड बढ़ रही है, बजट में आपने उसके ऊपर उस जब डिमांड बढ़ रही है तो बजट आपने कम कैसे करा, और कैसे कर पाए आप। और दूसरी बात ये, जब बजट कम हो गया तो क्या पुराना जो पेंडेंसी है, जो पेंडिंग पैसा है, क्या वो लोगों को पूरा मिल गया है? वो भी तो नहीं मिला है। तो इसका मतलब बजट कम करने का फायदा क्या होगा इस पॉलिसी में, क्योंकि मनरेगा फ्लैगशिप प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट में, तो बजट का नंबर इसमें कम क्यों है? आर्टिकल कहता है इनसफिशिएंट मनरेगा बजट कॉज वर्क डिमांड सप्रेशन एंड वायलेट द लॉ। मतलब जो लॉ है उसको आप वायलेट करते हो, किसकी वजह से? इनसफिशिएंट बजट जो आपने किया, और डिमांड को भी आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जब फंड्स ही नहीं होंगे तो लोग काम करने नहीं आएंगे। पर एनालिसिस ये कहती है कि डिमांड बढ़ रही है, तो आपने बजट कैसे कम किया उसको आगे समझते हैं। The allocation for Manrega in the budget of 60,000 crore. This is less than 0.2% of GDP. The lowest ever allocation as a percentage. जो अभी तक जितना बजट रहा है उसमें सबसे कम इस बार का है। और वर्ल्ड बैंक कहता है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो एस्टिमेशन होना चाहिए था एलोकेशन का वो 1.6% जीडीपी का होना चाहिए था एज पर द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया। तो ये अपने आप में एक तरीके की रिक्वायरमेंट करता है, और एलोकेशन की जो हुआ नहीं। इन द लास्ट 2 years the new financial year began with more than 1/4 of the allocation as pending wages from previous year। और दूसरी बात, ये भी बड़ी बात है जो हम समझते आ रहे हैं कि पेंडेंसी चली आ रही है, इसके ऊपर बहस भी हो चुकी है, पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है, चार्ट निकल चुके हैं कि 1/4 ऑफ द एलोकेशन एज पेंडिंग, अभी पेंडिंग है वेजेस का सभी स्टेट्स को लेकर के, भी देखेंगे। Now, assuming a conservative estimate that the next financial year will begin with the pending wages of, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा असूम करते हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये कहता है कि आप पहले उनकी पेंडेंसी को क्लियर करेंगे 15,000 करोड़ की जो है, जिसमें आप इन्फ्लेशन को भी अकाउंट करेंगे। मतलब महंगाई भी तो बढ़ रही है, आप इतना पैसे उठा के आपने दे दिया, पर महंगाई का क्या? और जो इतना पेंडेंसी चल रही है, हम ध्यान दें कि ये जो जो पॉलिसी है वो रूरल इलाकों के लिए है। मतलब वहां पे तो वैसे भी हालात उतने बेटर नहीं है, और आप सिर्फ बेसिक पे भी उनको टाइम पे नहीं दे रहे हो, और इन्फ्लेशन वाला फंडा अगर आप नहीं करते हो तो उनको इसका क्या फायदा मिलेगा? इन रियल टर्म्स एलोकेशन ऑफ मनरेगा विल बी लेस देन 45,000 करोड़। और जो एलोकेशन है वो कितना होगा? कम होगा, 45,000 से भी कम। लेकिन फिर भी जो एलोकेशन है वो कितना है इस बार का? 60,000। तो 60,000 तो एलोकेशन है जिसमें 45,000 पुरानी पेंडेंसी चल रही है इन्फ्लेशन के अलावा। तो अब जो इस बार का बजट है वो कितना रह गया? बहुत ही कम। तो कैसे काम चलेगा? इस पिक्चर में ध्यान से देखते हैं कि पे गैप एक्चुअली कहां पर है। अगर आप देखें, जो ब्लू वाला बार है वो मनरेगा वेज नोटिफाइड बाय सेंटर फॉर 22-23, इसका है नंबर, ब्लू वाला मनरेगा वेजेस है, और रेड वाला है वो मिनिमम वेजेस है स्टेट्स की। तो आप देखिए जो ब्लू वाला जो बार है वो हर जगह कम आपको दिखाई देगा, और रेड वाला है वो हर जगह ज्यादा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम वेजेस बहुत ज्यादा मिलती हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मनरेगा वेजेस है वो मिनिमम वेजेस से भी नीचे है, पहली बात, जिसमें केरला ऊपर टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है, झारखंड है, बंगाल है। इस पिक्चर में हम देखते हैं जो हमको मनरेगा वेबसाइट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट से मिला है। इसमें मेंशन है कि मिनिमम वेज हो, जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल है कि मिनिमम वेज पर डे 322 दिखा रहा है, एक्चुअल वेज जो है 5,809 मिली, और व्हाट इट वुड बी एट मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए थी? 8,845 होनी चाहिए थी। मतलब जो मिनिमम वेजेस है उसमें भी बहुत बड़ा गैप है, ध्यान दीजिए। मतलब मिनिमम वेजेस भी पूरी नहीं मिल रही है, और मनरेगा तो मिल ही नहीं रहा है, उसमें हॉल्ट लगा हुआ है। तो कैसे रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा? इस बात को यहां से हम समझ सकते हैं। आगे अब वो कहते हैं एडिड बाय अ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल अपैरेटस। इसके साथ ही साथ और चीजें क्या है कि टेक्निकल अपैरेटस इतने ज्यादा आपने जोड़ दिए हैं कि आप अटेंडेंस आप कर रहे हो ऑनलाइन, जिससे एक और तरीके का जो है हर्डल क्रिएट होता है। देयर हैज बीन अ स्टेडी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम आर्किटेक्चर इवन एज वेजेस फॉर मोस्ट स्टेट्स रिमेन लोअर देन मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस। मतलब टेक्निकल अपैरेटस इतना ज्यादा है, मतलब सेंटर से गवर्न होने वाली पॉलिसी को आगे आते आते इतने हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं कि मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ये पिक्चर फिर दिखाती है हु पेज व्हाट। मनरेगा मिलना चाहिए हरियाणा को 281, और स्टेट वेज मिलना चाहिए 318। 281 में तो सजेस्टेड वेजेस कितना, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा है, सजेस्टेड कितना है? 375 मनरेगा का, और स्टेट का कितना है? 447। मिलता कितना है? आप देखिए 318 स्टेट में मिल रहा है और मनरेगा में मिल रहा है 281। से मैंने कहा, पहले भी हमने देखा कि जो रियल वेज है मिनिमम वो पूरी ठीक से नहीं मिलती,
और मनरेगा तो ये मिल ही नहीं रही ऐसे मानिए, तो सिर्फ 318 रुपए ही उनको मिलने चाहिए हर दिन की, अगर तो वही मिल रहे हैं, जो मिलने चाहिए 447 और मिल रहे हैं 318। केरला में क्या हिसाब है, 375 होना चाहिए, मिलता है 271, 413 होना चाहिए, मिलता है 287। क्या है मिनिमम वेज। तो ये सब चीजें क्या है, इसमें वेरिएशन है, तो मतलब वो भी आप सही से लोगों को रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों को आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो ये तो मिल ही नहीं रहा है अपने आप में, तो अगर माने नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वो भी कितना कम है, तो इससे क्या खर्चा लोगों का चल जाता है, ये भी एक सवाल है। What payment delay continue and there is evidence that there are caused by inadequate allocations, और जो inadequate allocations को हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, but what has received less attention is the case of unmet demand। लेकिन एक जो सवाल उठता है वो unmet demand के ऊपर, ये इस बार के बजट में ये कहा गया कि डिमांड बहुत कम है। अगर आप एनालिसिस को देखें, बजट की एनालिसिस को, तो जब मनरेगा पे एलोकेशन हुआ तो ये बोला गया कि डिमांड कम है, इसलिए हमने इस बार जो बजट है वो कम रखा है। क्या वो सही है? तो ये कह रहे हैं कि डिमांड ड्रिवन लॉ है, ये मनरेगा क्या है, डिमांड ड्रिवन लॉ है, जितना काम मांगा जाएगा उतना मिलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, अब ये कह रहे हैं कि काम तो है ही नहीं, जिसके हिसाब से हर किसी को 15 दिन का काम मिलना चाहिए, और अगर स्टेट नहीं दे पाता है तो उस केस में उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप तो पैसा दे ही नहीं रहे। साथ ही साथ ये एक्सपर्ट कहते हैं कि जो MIS जो उसमें मनरेगा में यूज होता है उसमें भी काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। मतलब कहीं कहीं तो एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स है वो क्लियरली मेंशन नहीं है, एवरेज नंबर्स नहीं पूरे मेंशन हो पाते हैं, कहीं कहीं उनको जो जो उनको काम मिलता है, मिलना चाहिए 100 दिन का मिल रहा है 45 दिन का, और कहीं कहीं तो इससे कम है, और इसको दिखा रहे हैं कि आपका डिमांड सप्रेशन दिखा रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप काम लोगों को दे नहीं पा रहे हो, इस वजह से एक तरीके की इशू क्रिएट हो रहा है। नाउ इसको अनमेट डिमांड नहीं बोलना चाहिए, ये आप क्या है, डेफिशिएट है बिटवीन द वर्क डिमांडेड एंड ऑब्टेन। वो कह रहे हैं एक्सपर्ट कि ये अनमेट डिमांड नहीं है, लोग काम मांग रहे हैं, आप लोगों को काम नहीं दे पा रहे हो, और उसके ऊपर उन्होंने एक सर्वे भी किया, जिसको उन्होंने जिस सर्वे से क्लियर किया कि लोग काम मांग रहे हैं पर लोगों को मिल नहीं पा रहा है। अभी देखेंगे उसको। सो MIS रिपोर्ट जो बनती है, जिस मनरेगा में बनाई जाती है, उस MIS रिपोर्ट में पंचायत के हिसाब से जो डिमांड आती है उसको मीट करने में अभी सक्षमता नहीं आई है। लेट अस सी व्हाई सपोज अ हाउस होल्ड हैज डिमांडेड 7 days ऑफ वर्क एंड गॉट 3 days, मतलब 7 दिन का काम मांगा और सिर्फ 3 दिन का काम मिला, तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है, और MIS को कैप्चर नहीं करता है और ना ही उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। अब ये आर्टिकल एक्सपर्ट कहते हैं, इन आर ऑनगोइंग स्टडी वी रैंडमली सैंपल 10 पंचायत फ्रॉम एन ऑन रैंडमली सिलेक्टेड ब्लॉक इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट्स। उन्होंने 7 स्टेट्स के 10 पंचायतों में रैंडम सिलेक्टेड ब्लॉक्स के ऊपर सर्वे किया, जिसमें थे आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल। और इसके ऊपर जब उन्होंने रिसर्च किया तो समझा कि एक्चुअली क्या चीज, कितना डिमांड आया और कितना उनको मिल पाया। द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पर्सन डेज ऑफ वर्क डिमांडेड एंड वर्क डन फॉर 11.14 लाख वर्कर्स के ऊपर रिसर्च किया। और इसको उन्होंने एक मॉडल का नाम यहाँ पे ले रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है, जो कहते हैं बायेसियन हायरार्किकल मॉडलिंग या बायेसियन मॉडलिंग। उसमें ऐसे कुछ डिपेंडेंसी वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको निकाला जाता है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल है, उससे उन्होंने समझा कि the national MIS report shows that the household level unmet demand for these states were 11 to 13%। मतलब जो डिमांड है वो इतनी रह रही है 4 सालों की, जिसमें से जो 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 मैक्सिमम है वो अनमेट डिमांड है, और जिसको MIS रिपोर्ट्स ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट द अनमेट डिमांड। और MIS सिस्टम जो है मनरेगा के अंदर वो उसको अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक से क्लियर आउट नहीं कर पाता है। नाउ टेकिंग नोट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पे बता रहे हैं कि जब इसके ऊपर और रिसर्च करी जा रही है अक्टूबर 2022 से, कंडक्टेड बाय अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी, नरेगा कंसोर्शियम एंड कोर्ट ऑल्सो शोड हाई लेवल्स ऑफ अनमेट डिमांड इन 1920। और इसकी वजह से जो विसिशियस साइकिल है उसका जो वो भी उसकी डिमांड सप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब वो कह रही है कि डिमांड सप्रेशन जो दिखाई जा रही है कि डिमांड है ही नहीं, उससे विसिशियस साइकिल बनती है। ये सारा जो विसिशियस साइकिल का जो एक्सप्लेनेशन है वो NCERT में कवर कर चुकी हूँ इकोनॉमिक्स में। उसमें क्लियरली मेंशन है कि जब आपके पास लो इनकम होगी, लो डिमांड से क्या होगा, लैक ऑफ कैपिटल होगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन कम होगा और पॉवर्टी बढ़ती रहेगी। जब पैसा आपके पास नहीं होता है तो आगे के सारी चीजें भी इफेक्ट होती हैं, इसी कहते हैं विशियस साइकिल। मतलब जब आपके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो ना आप प्रॉपर फूड ले पाओगे,
ना प्रॉपर एजुकेशन दे पाओगे अपने बच्चों को, ना ही साथ ही साथ लाइफ स्टाइल जो होती है वो मेंटेन कर पाओगे, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स की जो बात होती है, ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी, इसी कहते हैं विशियस साइकिल। सो जो आप रूरल डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना चाह रहे हो और बजट कट कर रहे हो, लोगों को पैसा नहीं दे रहे हो, तो इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट जाकर के हमारी इकोनॉमी को ही हिट करेगा। इस बात को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि न्यू लेबर कोड जो बना 12 दिसंबर 2022 में पीआईबी दिल्ली की वेबसाइट पे है, पीआईबी की वेबसाइट पे है और पब्लिश हुआ है। उसमें मेंशन किया गया कि गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड 4 लेबर कोड्स, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम वेजेस के हवाले से और क्या नियम है वो भी हमको पता होना चाहिए प्री और मेंस के रेफरेंस से। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड codes, namely the Code on Wages 2019, the Industrial Relation 2020, Code on Social Security and Occupational Safety, मतलब इन सबको एंड वर्किंग कंडीशन 2020, इन सबको मर्ज किया गया है लेबर कोड के अंदर। याद रखिएगा, प्री पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इस लेबर कोड में कुछ चीजें, कुछ प्रावधान किए गए, प्रोविजंस किए गए हैं। उसमें एक प्रोविजन ये है, अ स्टैट्यूटरी राइट फॉर मिनिमम वेजेस and timely payment of wages has been made available to all workers to support sustainable growth and inclusive development। जब इसमें ये चीज मेंशन है लेबर कोड में, जिसमें इन सारे कोड्स को मर्ज किया गया है, तभी भी अभी भी हमारे जो आप मनरेगा की से बात करें, बाकी चीजों तक बात कर ही नहीं रहे हम, सो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उनको टाइम से वेजेस मिल जाए, वो भी नहीं मिलती है। ये भी एक सवाल क्रिएट करता है। तो मेंस के पर्पज से भी ये क्वेश्चन, ये डेटा आप यूज कर सकते हो मेंस की प्रिपरेशन से, मनरेगा वाले सेक्शन में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन अडोलसेंट इंडिया। जो बच्चे जिनका मेंस पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री रहा है, उनके लिए काफी इस चीजें में मेंशन है जो आपने हिस्ट्री और अपने मेंस की तैयारी में कर सकते हो, यूज कर सकते हो। द फ्रीडम, लेकिन वैसे जीएस के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैठता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें से बताई जा रही हैं जो जीएस में भी पूछी जाती हैं और सवाल पहले भी बने हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलसेंट इंडिया का मतलब होता है 10 से 19 साल की उम्र का कोई भी, किसी को एडोलसेंट कब कहा जाता है, जब उसकी एज 10 से 19 साल के बीच की हो। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में अडोलसेंट है, अभी उसकी उम्र कम है। देयर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एग्रेशन, द हॉलमार्क ऑफ अडोलसेंस एविडेंट इन द ऑल ऑपरेसिव एक्शंस बीइंग कैरिड आउट इन द कंट्री। जो अभी हालात चल रहे हैं, जो एविडेंस हमको मिल रहे हैं एक्शंस के, जो चीजें हो रही हैं, इसका मतलब दिखता है कि हमारा देश अभी अडोलसेंट है, क्योंकि मेच्योरिटी अगर होती तो वो इसको हैंडल कर पाता। इस बात को ये एक्सपर्ट मेंशन कर रहे हैं। द मेच्योरिटी इन अ ह्यूमन इज अ ड्यूटी टू कंडक्ट, वो एक डेफिनेशन बताते हैं मेच्योरिटी की, in a human is a duty to conduct oneself in accordance with social norms। ध्यान दीजिए, मेच्योरिटी का मतलब क्या है, is a duty to conduct oneself in accordance with the social norm, मतलब खुद को कंडक्ट करना, अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज को कंडक्ट करना सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, अंडर वेरिंग सर्कमस्टांसेस irrespective of how the individual feels। और ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अलग अलग लोगों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं कि, और वो इरेस्पेक्टिव है ऑफ हाउ द इंडिविजुअल फील। और ये ऐसा हो सकता है कि इससे मतलब ना रहे कि कोई कैसे फील करता है, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस किसी और से अलग हो सकते हैं, किसी के और आपसे अलग हो सकते हैं। तो ये मेंशन करते हैं मेच्योरिटी के नाम से। मेच्योरिटी के ऊपर डेफिनेशन काफी सही है। नाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन, अभी मेंशन करते हैं कि नेशन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि टॉकवेल करके एक बहुत बड़े, इनका पूरा नाम है एलेक्सिस चार्ल्स हेनरी क्लेरल कॉमेट डे टॉकवेल, जो बहुत ही फेमस राइटर भी हैं, साथ ही साथ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट, डिप्लोमैट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन भी रहे हैं। इनका जो फेमस वर्क है वो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसको उन्होंने लिखा था द ओल्ड रिजीम एंड द रिवॉल्यूशन, जो अमेरिका के रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने मेंशन किया था, या उसमें मेंशन काफी डिटेल में इसको लिखा है। तो उसी का रेफरेंस लेते हुए कहते हैं, defines the maturity of a nation as the capacity of the people of the nation to act responsibility in the face of social flux। मतलब भाई जो पहली बात उन्होंने बोली कि डिफाइन करते हैं मेच्योरिटी को, एक देश की मेच्योरिटी को, एज अ कैपेसिटी ऑफ द पीपल, लोगों की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ऑफ द नेशन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, कि ध्यान की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करें, सोशल फ्लक्स या सोशल दायरे को ध्यान में
रखते हुए। The rapid growth in national power, along with the unbridled freedom of economic power, has never Indian something that our predecessors never had. वो कह रहे हैं जो सोशल पावर है, जो नेशनल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो हमारे प्रेडेसेसर्स के पास नहीं थी। लेकिन क्या इंडिया उसको अच्छी तरीके से मेच्योरली एक्ट कर पा रहा है? क्या वो उसको लेते हुए उनके टाइड ऑफ इवेंट्स को यूज करते हुए जो पावर्स है हमारे पास, उसको लेते हुए क्या हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं? इन कुछ सवालों को ये एक्सपर्ट उठाते हैं। लेट अस टेस्ट दिस फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में इसको वो टेस्ट करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं, इसको आप एड ऑन कर सकते हो अपनी मेंस की राइटिंग में। द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड फ्रीडम, जो कह रहे हैं, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर्स दैट इंडियंस पजेस दिस फ्रीडम। ये जो बहुत ही ज्यादा चेरिश्ड जो है, चेरिश्ड फ्रीडम जिसको कहा जाता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। चेरिश का मतलब इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है, और साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इस बात को डिक्लेयर करता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल असीम पावर नहीं है, बहुत ही अल्टीमेट पावर नहीं है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पे, बट मेक्स इट सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी राइट असीम राइट नहीं है। असीम का मतलब अल्टीमेट नहीं कि उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर लॉ है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट मेक्स इट सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पावर और द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के लिए यही, बस इसी को अगर समझ लेते हैं हम तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इज अ वेस्टर्न नोशन। While some form of freedom may have existed in ancient Greece, Greece में भी ऐसा था, the real freedom of speech as we understand it today was propounded by Voltaire एंड रूसो। वॉल्टर रूसो को हम इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीजें मेंशन, जिसका हिस्ट्री मेंस है वो भी इसको रेफर कर सकते हैं। सो ये प्रोपाउंड हुआ था ग्रीस में भी देखा गया था, एग्जिस्ट करता था, और इसके ऊपर जो आज जो हम फ्रीडम को उसको जानते हैं वो उसको प्रोपाउंड किया है वोल्टेयर और रूसो ने, जो बहुत बड़े विचारक रहे हैं, जिन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टाइम पे इसको एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस किया। देयर इज नथिंग इन आवर सॉइल दैट सजेस्ट दैट द फ्रीडम इज टुक रूट हियर। वो कहते हैं ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे देश में नहीं है, ना ही इसकी जड़ें यहाँ पर हैं, लेकिन ये वेस्टर्न नोशन है, हमने इसको एक्सेप्ट किया है। कैसे? जैसे बी आर अम्बेडकर कहते हैं in his writings and speech, notes this in the relation to ancient India as to freedom of speech, it exists, but it exists only for those who are in favor of the social order। मतलब ये उन्हीं के लिए एग्जिस्ट करता है जो सोशल ऑर्डर के फेवर में है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे अम्बेडकर साहब ने कही कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी आप आगे लेके जाना है, या फिर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का ख्याल है, तो लोगों के सोशल ऑर्डर्स का भी आपको ख्याल होना चाहिए। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी कह चुका है, जिसमें हमारे एमएलए के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था कि वो कुछ भी पब्लिक स्पीच देते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप जब भी पब्लिक डोमेन में कोई स्टेटमेंट देते हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपका अधिकार है, लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिए कि सोशल ऑर्डर को भी आपको ही मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप सेलिब्रिटी हैं या एमएलए हैं या आप किसी पावर में हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे, ये वही चीज मेंशन हो रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बारे में कह चुका है, तो हमको भी समझना चाहिए कि हम किस बारे में किस चीज को उठा रहे हैं, और वो स्टेट ऑर्डेन कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से आगे होकर के जाएगा। ठीक है, आगे वो कहते हैं, ऑन द अदर हैंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट दैट स्पार्क द माइंड्स ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स वाज द फ्रीडम फ्रॉम सच लिमिट्स। जो ये लिमिट्स बताई जा रही हैं, जब ये जो वेस्टर्न थिंकर्स के दिमाग में आया था, तो उन्होंने इन लिमिट्स के बारे में भी समझा था, उसको समझा था, सोचा था, देखा था। नाउ बर्ट्रैंड रसल मास्टरपीस ऑन वेस्टर्न फिलोसफी ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ फ्री थॉट, सो इट्स कल्मिनेशन वेयर अ मैन्स राइट टू थिंक फ्रीली सुपरसीडेड हिज ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस टू द स्टेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति, इसको बर्ट्रैंड रसल को मेंशन कर, कहते हैं कि मास्टरपीस में मेंशन है क्लियरली वेस्टर्न फिलोसफी में, कि अगर आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हैं, समझ सकते हैं ऐसे कि अगर आपको अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की राइट के बारे में ध्यान है, तो आप सुपरसीड किसे करते हैं? अपनी ड्यूटीज को और ओबीडियंस टू द स्टेट को। मतलब अगर आप सिर्फ अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हैं तो अपनी ड्यूटीज को सुपरसीड करते हैं और अपनी ओबीडियंस को भी सुपरसीड करते हैं। तो मतलब क्या है, आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना आगे लेकर के नहीं जाना है कि आप नेशन के बारे में भूल जाएं, आप सोशल ऑर्डर के बारे में भूल जाइए, वही बात मेंशन कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ इसके साथ ही साथ द स्टेट टू नॉट जस्ट थिंक फ्रीली बट ऑल्सो टू क्रिटिसाइज द स्टेट इज आर वेरी फंडामेंटल टू वेस्टर्न नोशंस ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न थॉट है तो वहां के थिंकर्स ने भी इसके बारे में सोचा और सोशल ऑर्डर के बारे में भी सोचा। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश राज था वो भी इस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच को टॉलरेट नहीं करते थे। इसकी भी काफी इंस्टेंसेस अवेलेबल है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। नाउ प्रोग्रेस क्या है, ये जो फॉल्टरिंग प्रोसेस है इसका क्या अभी तक हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि 50 साल से हम एक तरीके का फ्रेमिंग ही कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मतलब 50 साल, जो अभी हम 75 साल तो हो चुके हैं, पर ये एक्सपर्ट कहते हैं कि 50 साल की स्वतंत्रता के बाद भी हम अभी तक सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फ्रेम ही कर पाए हैं, उसके ऊपर हमने कोई बड़ा इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया। जैसे कि हमें विश्व की बड़ी डेमोक्रेसी है पर हमने अभी तक कोई बड़ा इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि अभी भी हम फ्रेम आउट ही कर रहे हैं कि ये करना है या ये नहीं करना है। दिस फॉल्टरिंग प्रोसेस इज कंसिस्टेंट विद द इन्फेंसी ऑफ अ नेशन ट्राइंग टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद द सिटीजन। मतलब कह रहे हैं कि ये जो फॉल्टरिंग प्रोसेस है ये ना, फॉल्टरिंग का मतलब जहां थोड़ी कमियां भी हैं उसके अंदर ये मेंशन करते हैं कि हमारा नेशन अभी भी इन्फेंसी लेवल पे ही है, जहां पे क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बनाया जा रहा है यहाँ के सिटीजन्स के साथ। मतलब देश और नागरिकों के बीच के संबंध अभी तक किस लेवल पे है, इन्फेंसी लेवल पे है, और देश हमारा अडोसेंट है। तो मतलब अभी भी हमारे ऊपर जो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए इन 50 सालों में नहीं आ पाई है। अभी भी अपने ऊपर हम फ्रेमवर्क ही बना रहे हैं। 90s और 2000 के बारे में बोलते हैं, ब्रॉट विद दिस अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक प्रोसेस एंड ब्रॉट अस टू लास्ट डिकेड एंड आल्सो द ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंट। मतलब कुछ प्रोग्रेस तो है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है लास्ट डिकेड में, लेकिन फिर भी अभी कुछ इंडियंस हैं जो अपने इस स्टेप को लेकर डिसएग्री करते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लेकर के आते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो अभी भी उतना बढ़िया लेवल पे पॉलिश होके नहीं आया है जहां पे हम कह सके कि हम मेच्योर हैं। ध्यान दीजिएगा, मेच्योरिटी का जो लेवल है वो हमारे देश में अभी भी नहीं है। आगे एग्जाम्पल भी वो देते हैं, द मसलिंग ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियंस इज नाउ डन थ्रू मॉब पावर। मतलब हमारे देश में मॉब पावर है जो डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। एक्शंस फॉर डिफेमेशन, सोशल मीडिया ब्लैकआउट्स, वीटोज एंड द लाइक। मतलब अभी भी ये पावर डिसाइड करती है, डिफेमेशन लॉज डिसाइड करते हैं। इवन देन कॉल्स फॉर बैन्स एंड बॉयकॉट्स ऑफ फिल्म्स एंड बुक्स आर डन फॉर सिलियस्ट ऑफ रीजन। मतलब अभी भी हमारे देश में, जैसे हम जानते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया गया, तो अभी भी वो डॉक्यूमेंट्रीज ब्लॉक की जाती हैं, फिल्म्स को ब्लॉक किया जाता है, बुक्स को जलाया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी भी हमारे जो सिटीजन्स हैं, देश के नागरिक हैं, देश तो हमारा नागरिकों से ही बनता है ना, वो उस लेवल पे नहीं आया है जहां पे वो इन सबको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करे और अपनी ओपिनियन खुद बनाए, ना कि किसी के ऊपर इम्पोज करें। ठीक है। फ्री स्पीच इज अनपॉपुलर when it is unsettled the existing order। फ्री स्पीच अनपॉपुलर तब हो जाती है जब एग्जिस्टिंग ऑर्डर को अनसेटल करती है, मतलब कोई दिक्कत पैदा करती है। पीपल फील अनईजी when someone stands up and says we have been doing this wrong and that things must change। मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर कोई खड़े होकर ये बोले कि ये चीज गलत कर रहे थे, अब इसको सही करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो सिस्टम भी को भी यहाँ पे वो हाईलाइट करते हैं कि सिस्टम जो पावर है उसको भी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि जो कन्वेंशनल मेथड है वही चलता रहे और लोग उसी को आगे बढ़ाते रहे। देयरफॉर पीपल मेंटेन द स्टेटस को बाय सप्रेसिंग अनपॉपुलर स्पीच। दिस enables the state to step in and define the framework within which speech is free। ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए जो अनपॉपुलर स्पीचेस हैं उनको दबाया जाता है, लोगों को अपने फ्री स्पीच को देने से रोका जाता है, और इसके लिए चाहे स्टेप्स उठाए जाएं या ना उठाए जाएं, एक तरीके का स्टेटस को मेंटेन करा है। स्टेटस को मतलब होता है जहां है वहीं रहेंगे। तो जो फ्रेमवर्क हमारे देश में अभी भी है वो वहीं का वहीं है, कोई चेंज नहीं आया है और लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। तो क्या ये मेच्योरिटी है? ये भी मेच्योरिटी नहीं है। नाउ द मॉब इट्स डेंजर। जो जिस भीड़ की वो बात कर रहे हैं, जो लोग सब सुनना पसंद नहीं करते हैं अनपॉपुलर स्पीच को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो नहीं समझना चाहते हैं, वो डेंजर भी है लोगों के लिए। क्यों? ये एक तरीके का अग्रेशन क्रिएट करता है। दिस ट्रेंड इज नॉट अरेस्टेड कैन लीड टू अ नेशंस इनहैबिटेंट्स इन सरेंडरिंग देयर इंडिपेंडेंस टू डोमिनेटिंग पब्लिक ओपिनियन। मतलब ये जो देश है, इनहैबिटेंट का मतलब ना रहने लायक बनाने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन को डोमिनेट करने वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है। जबकि अगर डोमिनेशन आ गया तो फ्रीडम तो खत्म हो गई ना। किसी को अगर आप डोमिनेट कर दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये नहीं देखना वो नहीं देखना, तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक प्रेशर आया तो फ्रीडम खत्म।
तो एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? और अभी हाल के जो 2023 का ही जनवरी 3 का वो एक्सप्रेशन मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे रूलिंग दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कौशल किशोर केस पे। ये डिक्लेयर हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस आर एक्सरसाइजेबल नॉट ओनली वर्टिकली बट ऑल्सो हॉरिजॉन्टली। मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप एक्सरसाइज कर सकते हो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अभी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल राइट्स आर अप्लाइड अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स, वाइल हॉरिजॉन्टल का मतलब वर्टिकल, राइट? सो हॉरिजॉन्टल राइट्स आर अप्लाइड अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स के लिए ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट को अगेंस्ट यूज कर सकते हो। while the vertical rights are can be applied only against public authorities, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट अगर आप वायलेशन होता है तो भी आप परसू कर सकते हो या फिर उनके अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है? सो जो अभी ये रूलिंग आई है उसके हिसाब से ये समझ में आता है द क्वेश्चन बिफोर कोर्ट इन दिस केस वाज वेदर द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी क्लेम्ड अदर देन अगेंस्ट द स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटालिटीज। मतलब इसका मतलब है कि स्टेट के अगेंस्ट भी आप जाकर के बोल सकते हो। कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर किया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल राइट्स भी आपको पता होने चाहिए। राइट्स का मतलब कि कहाँ एक्सरसाइज करने हैं, कहाँ एक्सरसाइज नहीं करने हैं, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स असीम नहीं है, पर यहाँ वो कह रहे हैं कि वर्टिकली भी आप उनको आप परसू कर, मतलब आप राइट्स को आगे अगेंस्ट जा सकते हो। मतलब वाइल वर्टिकल राइट्स आर राइट कैन बी अप्लाइड ओनली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज। तो यहाँ पे वर्टिकल राइट्स को भी को एक्सप्लोर किया है और अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट सच फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड इवन अगेंस्ट persons other than state and its instrumentalities. This is judgment holds the key as to how India can emerge from its adolescence. जो ये राइट दिया है कि आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, वो एक तरीके का अडोलसेंस से इमर्जेंस वाली बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने पक्की कर दी। अब आप देखो ना कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट को आकर के ही इंटरवीन करना पड़ता है, अदरवाइज कोई इसके ऊपर हालदाब नहीं है। अगर सेंटर की पावर्स की बात करें तो सेंटर की पावर्स को भी डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। क्यों? एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जो संविधान को बचा रहा है। क्योंकि अभी आप देखो बीबीसी को लेकर के जो जो क्वेश्चनर्स किए सुप्रीम कोर्ट ने, उसके की डॉक्यूमेंट्री आपने बैन क्यों करी? इतना इतना फसाद हो गया जामिया में और जेएनयू में, इतना फसाद हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर, क्यों किए? क्योंकि आप उनको देखने दीजिए ना, ऐसा क्या है कि आप उनको देखने नहीं दे रहे हैं? उसी बात को ये हाईलाइट कर रहे हैं। If every citizen enforces their fundamental rights not only against the state but against each other to the fullest extent, he will then seize back the power to define our own freedoms. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हर सिटीजन इन्फोर्स करेगा अपने फंडामेंटल फ्रीडम्स को, नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट नहीं, आपस में भी करेगा ना, तो क्या होगा? उनकी पावर्स को सीज बैक कर सकता है और अपनी खुद के फ्रीडम को डिफाइन करेगा। तभी ये वर्टिकल बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल राइट्स आर अप्लाइड अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स, मतलब आप आपस में, प्राइवेट एक्टर्स खुद में, while the vertical rights are can be applied only against public authorities। मतलब वर्टिकल मतलब ऊपर के लिए, जो ऊपर का स्टेट है, सेंटर है, उसके अगेंस्ट अपनी अपनी राइट्स को आगे लेकर के आना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया आपस में ही। तो दोनों केसेस में आप राइट्स को लेकर के आगे आ सकते हो, ये आपका पावर है। Our failure to do so will result in us becoming an obedient and bovine citizenry with implicitly obeys a false credo that nothing can be done unless expressly permitted। वो इसी बात को मतलब और ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं कि अपने जो हमारे फॉल्स क्रीडो हैं उनको ठीक करना, अपने ओबेस को जो हमें करना है एज ए सिटीजनरी वो करना, और जो गलत चीजों जो आपको एक्सप्रेस करना है सही गलत दोनों तरीके से, उसका आपको अगर रास्ता नहीं मिलता है तो ये बड़ा फेलियर है, हमारा फेलियर है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए एक बड़े देश होने के नाते, एक बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते, अगर हम अपने सिटीजन्स को ये राइट नहीं दे पाते हैं तो ये हमारा फेलियर है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि वीडीजीज जो बनाए गए हैं उसके अभी तक क्या फायदे हुए और बड़े नुकसान क्या क्या है। द राइज एंड टेरर रिलेटेड स्ट्राइक in the relatively peaceful Jammu division, especially in the border district of Rajouri and Poonch, needs a closer look। मतलब कह रहे हैं जम्मू डिवीजन में जो टेरर स्ट्राइक्स हो रही हैं राजौरी, पूंछ
पूंछ इलाके में, उनके ऊपर एक क्लोजर लुक लेने की जरूरत है जी, क्योंकि वहां पे जो मिलिटेंसी है उनका जो उनके लिए आप आराम से नहीं बैठ सकते, वो डिजास्ट्रस हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो इंटरवेंशन होते हैं, जो वहां पे जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है लोगों जो वहां के रहने वालों की हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के, उसका जो डायनेमिक्स है उसके ऊपर जो पावर्स को कंप्लेसेंसी या आराम से नहीं बैठना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए। द एजेंसी ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, और जो लोकल पॉपुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन सच रीजन सच एज फंक्शन ऑफ यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ पीपल बाय फैसिलिटेटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन इन रिलेशन टू इशू कंसर्निंग देम। मतलब जिसका हेडलाइन है वो यही है कि जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस, मतलब वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस को भी दिमाग में रखना है, लोकल पॉपुलेशन के कॉन्फ्लिक्ट को भी दिमाग में रखना है, और साथ ही साथ उनके पार्टिसिपेशन को भी दिमाग में रखना है। ठीक है, नाउ कह क्या रहे हैं कि जो कैटलिस्ट चीज जो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे वो है कि जो वीडीजीज का गठन हुआ, जो कहते हैं विलेज डिफेंस कमिटीज, जो वहां पे जो गांव के लोग हैं उनको एक तरीके की ट्रेनिंग दी गई इस टेररिज्म को रोक के अगेंस्ट लड़ने की, उनके हाथों में हथियार दिए गए, तो उन्होंने काफी बड़े बड़े माइलस्टोन्स बनाए। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि वहां के लोगों ये जो वीडीजीज बनाए इनके कुछ नुकसान भी है वहां के लोगों को। सो क्या मेंशन कर रहे हैं, there have been several terror-related incidents in the region of Jammu division over the last year, with the gravest of them so far having been committed in Dangri village में जो हुआ था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, और जो साल की शुरुआत में हुआ। साथ ही साथ ऐसा भी हुआ है कि जो साउथ एशिया टूरिज्म पोर्टल में मेंशन हुआ कि वहां पे एमएलए के घर में गन शॉट्स हुए, और साथ ही साथ वहां पर बॉम्बिंग भी हुई, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है। नाउ डांगरी होने के बाद डिमांड फॉर रिवाइवल ऑफ वीडीजीज को रिवाइव करने वाली बात है, वो ठीक बात है, वो ऐसा है भी, और क्योंकि वीडीजीज ने पहले भी कई सारे रिमार्केबल चीजें की हैं। एज इन द पॉलिसी द वीडीजीज वर टू इंस्टॉल अ सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन विद द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैंडेटेड टू एक्सरसाइज कमांड एंड कंट्रोल। वीडीजी से काम किया था कि सेल्फ प्रोटेक्शन को लेकर के आना, वहां के लोगों में सेल्फ प्रोटेक्शन को उजागर करना वीडीजी का मेन काम था। और वीडीजी हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंटेनिंग मिलिटेंसी इन द जम्मू डिवीजन आफ्टर बीइंग सेट अप इन मिड 90s, और काफी क्रूशियल रोल भी उन्होंने अदा किया जम्मू डिवीजन में। पॉकेट्स विद VDC pressure where those in remote areas, their difficult terrain and a meager presence of security forces made chances of successful operation। और वीडीजीज ने काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन भी किए, जबकि वहां का जो जोग्राफिकल एरियाज है वो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जानते वो आर्मी नहीं है, वो गांव के लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, पर फिर भी उन्होंने काफी अच्छी ट्रेनिंग लेते हुए उसको आगे निभा दिया, और काफी अच्छा उन्होंने काम करके भी दिखाया, क्योंकि वहां का डिफिकल्ट टेरेन था, फिर जो जोग्राफिकल एरिया है उसके लिहाज से। ना समझने वाली बात यह है कि कुछ चीजें और भी हैं जो समझने वाली है कि वीडीजीज को हम लोकल लेवल पे जो उनके अंदर एक पावर डेवलप हो रही है वो नहीं होने देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ एलिगेशन फेस करने पड़े हैं, और कुछ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हुआ। ध्यान दीजिए कि अगर गांव के लोगों को पावर मिल जाए एज ए मिलिटेंट, या फिर कहना चाहिए एज ए पावरफुल पर्सन, तो वो कुछ गलत काम भी करेंगे, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। इन सेवरल केसेस द बीडीसी हैव proved to be counterproductive साबित हुए। कैसे? विद इंस्टेंसेस ऑफ कैडर अब्यूजिंग देयर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज किया उन्होंने कुछ एलिगेशंस फेस किए, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। जैसे हम सब जानते हैं कि अफ्सपा का नाम समझते हैं, हम लोग याद करते हैं अफ्सपा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लगा हुआ है, जम्मू में भी था पहले। तो ये आर्मी इतने सालों से वहां डिप्लॉय थी कि धीमे धीमे रहते रहते वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने लग गए, एलिगेशन। तो ये वही वाली बात है कि अस्पा तो आर्मी ही है, लेकिन ये आर्मी नहीं है। लेकिन अगर उनके पास इतनी पावर दिमाग में उनकी आ रही है, डेवलपिंग इन द माइंड्स, तो ये हो भी सकता है कि कल को बड़ा फॉल आउट लेकर के आए, तो उसको भी दिमाग में रखने के लिए हाईलाइट करते हैं। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ बीडीसी फार आउटवे देयर ड्रॉबैक्स, और ये उनका जो काम है वो काफी सही रहा है, और जो रिवाइव करने की जो बात है वो भी ठीक है। लेकिन जो टॉप डाउन अप्रोच अभी तक चली आ रही है, तो बीडीजी को रिवाइव आप करिए, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि आप वहां की डेमोक्रेसी को भी इनहांस करिए, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी आप आगे लेकर के आइए, और इन बीडीजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लाके रखिए, सो दैट कि वो आपस में कनेक्ट भी हो सके,
और अथॉरिटी वीडीजीज के हाथ में ना आके, वीडीजीज के हाथ में ना आकर के वहां की जो लोकल पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके हाथ में पावर आनी चाहिए, जो कि ठीक भी है। अगर गांधीनियन एरा के हिसाब से या फिर गांधीवाद के हिसाब से हम चलें, जो उनकी पॉलिसी थी, जो हम गांव को और पावरफुल बनाना चाहते थे, जो टीयर 3 लोकल गवर्नेंस है उनको आगे लाना चाहते हैं, तो अगर हम ये काम करेंगे तो बीडीजीज की पावर इतनी होंगी नहीं, और साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो भी कम हो जाएगी, और उनकी बात जो अपॉर्चुनिटी है ना पावर लेकर के बाद में लोगों को हरास करने की, शायद वो भी नहीं हो पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आप लोकल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करिए और वीडीजीज को उनके लिए आंसरेबल अगर आप बनाते हो तो चीजें कम हो जाएंगी, ये चीजें नहीं होंगी। दिस विल क्रिएट एडवांटेजेस सच एज एक्सपेंडिंग द स्टेक होल्डरशिप ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन सिक्योरिटी मैटर्स, a quality check of the character of BDG's cadre during the selection stage as well as monitoring their activities। मतलब अगर ऐसा होगा तो उनके सिलेक्शन से लेकर के उनके काम करने के तरीके तक जो पावर ऊपर रहेगी वो पंचायती राज रहेगा और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहेगा, जिससे क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि वो सुप्रीम पावर नहीं है, उनके पास कोई खास शक्ति नहीं है, इनके ऊपर लोकल बॉडीज हैं वो उनको देख रही हैं, तो उनका जो काम है वो भी ठीक तरीके से चलेगा और कोई कोई इस तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं होंगे, एलिगेशंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, सम एडवाइसेस फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो कहना चाह रहे हैं कि बीडीजी शुड नेवर बी सक्ड इनटू अ प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस एंड टैक्टिकल ऑपरेशन, की बीडीजीज को कभी भी आप प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस में ना लाइए और टैक्टिकल ऑपरेशंस में ला लेके ना आइए। इससे क्या होगा कि जो एजेंसी है उनकी जो मिलिटेंस वाली जो एक्सपेंशन है, या उनके अंदर कोई अगर सेल्फ डिफेंस को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाद में उजागर हो सकती हैं, उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ द की टू अ रेजोल्यूशन ऑफ चैलेंजेस इन जे.एंड.के लाइज इन द एम्पावरिंग द लोकल पॉपुलेशन। और फिर वो कह रहे हैं कि बीडीजीज में पॉजिटिव वाइब्रेंसी तो है, और पॉपुलेशन के अंदर जो एक सेल्फ प्रोक्लेमेशन की जो बात है वो तो लानी ही है, लेकिन साथ ही साथ आप ब्यूरोक्रेटिक मैनर में जाकर के जाते हुए अगर आप वहां की लोकल बॉडीज को एम्पावर करेंगे तो ये पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, ना कि सिर्फ बीडीजीज को। ये उनका कहने का मतलब था। तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करने में जो एफर्ट लगता है वो कितना वाइटल है। आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू ऑल। सो अगर आपको पसंद आया सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद।